मंच पर उपस्थित श्रीमान नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, इस संस्था की अध्यक्षा और हिसार की विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी, श्री रणबीर गंगवा जी, बहना आरती राव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली जी, कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नवीन जिंदल जी, हमारे पूर्व सांसद और इस संस्थान में एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, विधायक हांसी विनोद भयाना जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और विशेषकर युवा विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज एक प्रकार से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जहां गीता को गाया गया, ये पुण्य भूमि पर, जहां देश की सुरक्षा के लिए महाबलिदान हुए, ये पानीपत की भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर आज महाराजा अग्रसेन की एक भव्य और उत्तुंग प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरियाणा की ये भूमि ने चिर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर, आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए मैं सभी धाकड़ हरियाणा के भाइयों बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज महान गुरुओं की परंपरा में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की भी जन्मतिथि है। सिख पंथ की गुरु परंपरा ने, जब एक समय था कि देश के अंदर मूल संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, तब बाबर से लेकर औरंगजेब तक 10 गुरुओं ने संघर्ष कर हमारी परंपराओं को लचीला भी बनाया, पुनर्जीवित भी किया और जहां जरूर पड़ी वहां बलिदान देकर संघर्ष करने का काम भी किया। और इतिहास जो जानते हो सभी जानते हैं कि सिख गुरुओं की ये महान बलिदान ने ही आज हमें हमारे मूल रूप में यहां पर हमारा अस्तित्व टिका है। उसमें सिख पंथ के 10 गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मनपूर्वक गुरु अंगद देव जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज स्वर्गीय ओपी जिंदल जी की भी पुण्यतिथि है। ओपी जिंदल जी इस प्रदेश के बड़े राजनेता रहे। देश भर के अग्रणी उद्योगपतियों में भी उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। परंतु ये सब के साथ साथ वैश्य समाज में जन्मे इसके संस्कार के अनुरूप लाभ से पहले लोक की चिंता, मुनाफे के पहले समाज की चिंता और कारोबार से पहले करुणा का भाव, ये दोनों सिद्धांतों को
ओपी जिंदल जी ने प्रतिपादित किया था। और इसी का सुफल है कि आज इतना बड़ा अस्पताल, जहां करीब करीब 5 लाख लोग ओपीडी में सेवा लेते हैं, लगभग हर साल 180 के आसपास बच्चे यहां से मेडिकल स्नातक और अनुस्नातक होकर आगे बढ़ते हैं और कई सारे रोगियों को अनेक प्रकार के गंभीर रोगों की सबसे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आज महाराज अग्रसेन की ये भूमि पर हुई है। वो ओपी जिंदल ने डाली हुई नींव का ही कारण है। आज यहां पर महाराज अग्रसेन की मूर्ति के साथ साथ नवनिर्मित आईसीयू का भी लोकार्पण किया गया, पीजी छात्रावास का शिलान्यास रखा गया और एक प्रकार से इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ने का काम हुआ है। मित्रों, आज महाराजा अग्रसेन का भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में उनकी राजधानी में 1 लाख लोगों का निवास था और जो नया व्यक्ति वहां शरण लेता था, आता था अन्य राज्यों से, उनको 1 ईंट हर परिवार देता था तो 1 लाख ईंट मिल जाता था और 1 रुपया भी मिलता था तो 1 लाख रुपया भी मिलता था। आप 1 ईंट और 1 लाख का मूल्य आज के जमाने के हिसाब से मत करिए। मैं महाभारत काल की बात कर रहा हूं, जब रुपये को छूना ही बहुत बड़ा भाग्य होता था। उस वक्त पूरा आर्थिक व्यापार एक प्रकार से बार्टर सिस्टम से चलता था। जो बहुत धनी होते थे उनके पास ही करेंसी हुआ करती थी। उस जमाने में महाराज अग्रसेन की राजधानी में जो आया वो 1 लाख ईंटों के महालय का घर का मालिक बना और 1 लाख रुपया प्राप्त कर लखपति बन जाता था। समृद्धि का इतना सुचारू रूप से राज्य पर बोझ डाले बगैर हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता शायद आज तक किसी ने ना ढूंढा है, ना किसी ने जमीन पर उतारा है। महाराजा अग्रसेन बहुत वीर योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने हिस्सा लिया था बड़ी युवा अवस्था में, और इन्होंने एक प्रकार से पूरे समाज की, समाज तो खैर अब बना, उस वक्त पूरा राज्य ही होगा, पूरे राज्य के संस्कारों को सिंचित करने का काम किया। कोई भूखा न सोए, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके सर पर छत न हो, और कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास कारोबार न हो। ये 3 चीजों को अपने सुशासन से उन्होंने निश्चित किया, सुनिश्चित किया। और इतने हजारों साल के बाद भी अग्रवाल समाज के जितने भी गोत्र है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, हर व्यक्ति उद्यमी है, हर व्यक्ति देश को समर्पित है, हर व्यक्ति सेवा भी करता है और हर व्यक्ति अपना योगदान भी देश के विकास में। इतने हजारों साल के बाद जिस व्यक्ति ने दिए गए संस्कार, सिंचे हुए संस्कार, जरा भी इसका डाइल्यूशन होए बगैर आज जस का तस सामने आया है, वो महान व्यक्ति एक प्रकार से हम सब के लिए आदर्श होना चाहिए। उन्होंने सुशासन के लिए भी ढेर सारे सिद्धांत
प्रस्तावित किए गए थे। कई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र भी मिलता है, उसको प्रस्तावित भी किया गया है। और एक प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 75 साल से जो 60 करोड़ गरीबों की फौज इस देश में बनी थी, उसमें से 25% लोगों, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम किया। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम किया। 12 करोड़ परिवार इस देश में 2014 तक शौचालय विहीन थे। उस परिवार की बच्चियों की कल्पना करिए जहां शौचालय नहीं होता है। हम शहर में रहते हैं, हमें कल्पना नहीं है उसकी, मगर जिस परिवार में शौचालय नहीं होता है, इसकी माताएं, बहनें, बच्चियां किस तरह से जीती होगी। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और मित्रों, इसके साथ साथ ऊर्जा हर घर में पहुंचाई और अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हर घर के अंदर स्वरोजगारी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर कई सारे क्षेत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन आए। और आज मैं जब यहां आया हूं तब अस्पताल के प्रांगण में, मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में मेरा कार्यक्रम है, तब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के स्वास्थ्य की चिंता करी। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे तो ढेर सारी चीजें रिसर्च कर भी डाउनलोड करते हैं, मगर आप भी ये सारी योजनाओं को एक मोतियों की माला बनाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी दूरदर्शिता के साथ काम हुआ है। सबसे पहले हर घर में गैस का सिलेंडर दिया। इसका सीधा रिश्ता महिला की, माता की स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जो चूल्हा फूंककर रसोई बनाती थी वो माता 25-30 साल में उसके फेफड़े अकाल फाइब्रोसिस से ग्रस्त हो जाते थे। 400 सिगरेट जितना धुआं इसके फेफड़े में हर रोज पहुंच जाता था। तो 12 करोड़ घर में जब आप गैस का सिलेंडर पहुंचाते हो तो वो घर को धुएं से मुक्त करते हो। 12 करोड़ परिवारों में आप जब शौचालय देते हो तो स्वच्छता के कारण पूरे परिवार तो छोड़िए, पूरे गांव का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके बाद में योग मिशन आया। योग वो हमारी महान परंपरा है जो दवाई वगैरह के जीवन को सार्थक करती है और सालों से उसको भुला दिया गया था। आज न केवल भारत, पूरा विश्व योग से मानव के मन, शरीर और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य के सुधार को स्वीकार करता है। इसके साथ साथ फिट इंडिया मिशन आया, फिर पोषण अभियान आया, क्योंकि ढेर सारी बीमारियों का कारण कुपोषित नागरिक होता है। फिर मिशन इंद्रधनुष आया, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को सभी के सभी टीके लगाकर उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाया गया। और फिर भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की सुविधाएं करी।
और उसके साथ जल जीवन मिशन भी लाए। शुद्ध पीने का फ्लोराइड विहीन पानी 15 करोड़ घर में पहुंचाया। आप सब जानते हैं, जो छात्र हो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मानव शरीर में पानी का हिस्सा कितना होता है और स्वास्थ्य में शुद्ध पानी का रोल भी क्या होता है। ये सारी चीजें एक प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जो हमारे देश के स्वास्थ्य को पूरी व्यवस्था इसकी फिट करने से लेकर, पोषण से लेकर, टीका लगाने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने तक एक माला में पिरोने का काम ये 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और उसके बाद नंबर आया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 64,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसके लिए खर्च कर एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक खाका बनाने का काम। 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए गए, 4382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स ये 10 साल के अंदर नए निर्मित किए गए। ये जब हो जाता है तो दिखता नहीं है, मगर करने में बड़ा व्यय होता है। 13-14 के भारत सरकार के बजट में 37,000 करोड़ स्वास्थ्य के लिए बजट था और 25-26 के करोड़ बजट में 1,37,000 करोड़ है। 1 लाख करोड़ की वृद्धि सालाना नागरिकों के स्वास्थ्य के पीछे हुई है। और आज मैं मेडिकल कॉलेज में आया हूं तब भी बताना चाहता हूं, हमारे यहां जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब देश में 7 एम्स थे। ये 7 में से 6 भी अटल जी के टाइम में बने थे। कांग्रेस के टाइम में एक ही राजकुमारी अमृत कौर बनाकर गई थी। इसके बाद 6 एम्स अटल जी ने बनाए और आज 2024 में 23 एम्स है। वो बताता है कि कितनी व्यवस्थाएं बढ़ी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और इससे बढ़कर 2 गुना होकर 766 हुई। 51,000 MBBS की सीटें थी बच्चों के लिए और 1,15,000 सीटें हो चुकी है और 85,000 सीटें ये 5 साल में हम बढ़ाने वाले हैं। 2 लाख सीटें, हर साल 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनकर देश के लोगों की सेवा करने के लिए बाहर आएंगे। पीजी की सीट 31,000 थी, उससे बढ़कर 73,000 हुई। अब जब 85,000 सीटें हम बढ़ाएंगे तो अनुपात में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। मित्रों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जब मेडिकल की कॉलेज की मैं बात करता हूं, 387 से 766 हुए, तब आपको लगता है कि ये सिर्फ पढ़ने की सुविधा बढ़ी है। ऐसा नहीं है। जब एक मेडिकल कॉलेज चलता है तो हम सब रूल्स जानते हैं कि एक फ्री अस्पताल चलाना पड़ता है और 14 के 14 विभाग वो अस्पताल में रखने पड़ते हैं, क्योंकि छात्र को पढ़ाने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसका मतलब हुआ इस देश में 766 संपूर्ण अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों का इलाज करने वाले बनाने का काम हो चुका है, जो हमारे हर जिले में, देश के 750 जिले में 766 अस्पताल बने हैं। और भाजपा शासित सभी राज्यों का संकल्प है कि मिनिमम हर जिले में एक अस्पताल बना जाए। राजधानी के अंदर 3 है, एक मेडिकल कॉलेज राजधानी के अंदर 3 है तो नहीं गिना जाए। और मुझे विश्वास है कि अगले 5 साल के अंदर देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज नहीं होगा और फ्री अस्पताल नहीं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार लाई। और जहां जहां डबल इंजनों की सरकार बनी, बहुत तंज कसे जाते हैं
हमारे डबल इंजन के मॉडल पर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है क्योंकि एक समान विचार की पार्टी के लोग जब सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करते हैं तो ऐसा ही होता है। इसका बेस्ट उदाहरण है तो हमारा हरियाणा है। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ये 10 साल में 3 गुना पदक जीते हैं। ये कोई प्रयास के बगैर नहीं हो सकता। बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक छोटा प्रदेश होने के बावजूद 10 साल में हमारा हरियाणा बना, और सेना में हर 10वां जवान एक छोटे से हरियाणा से है। सबसे ज्यादा 14 फसलें किसानों की अगर राज्य में एमएसपी पर खरीदी जाती है 24। सैनी जी बहुत जागरूक है। पहले 14 थी, सैनी जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने 14 से 24 कर दी। सबसे पहला राज्य अगर कोई है तो हरियाणा है। लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक अगर पूरे देश में सबसे पहले किसी ने दिया तो हरियाणा ने दिया। एक भी सरपंच अनपढ़ न हो ऐसा कोई राज्य है तो हमारा हरियाणा है। पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी भी महिलाएं ने सुनिश्चित हरियाणा ने करी है। हर एक घर में नल से फ्लोराइड विहीन शुद्ध जल भी हरियाणा ने पहुंचाया है, और सबसे पहला धुआं मुक्त, मतलब एक भी घर में कंडे और टहनियां लकड़ियां नहीं जलाई जाती है, ऐसा राज्य कोई बना तो अपना हरियाणा बना है। और सबसे पहला आयुष विद्यालय अगर कहीं बना तो अपने हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का बजट हुड्डा साहब शायद कल देखेंगे अखबार में। हुड्डा साहब आप 37,000 का छोड़कर गए थे, हमारे सैनी ने इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। 2 लाख करोड़। आज सैनी जी मेरे डेटा को सुधारते ही जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप जीडीपी भी बढ़ा रहे हो, जनता की सुख सुविधा भी बढ़ा रहे हो, गरीबों को भी आगे लाने का काम कर रहे हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हो। ढेर सारे काम है, आज विषय नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलने का, परंतु मैं 2 आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया है। इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, 72,000 करोड़ के सड़क निर्माण का काम, और 54,000 करोड़ का रेलवे का काम अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें मैं एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ढेर सारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाएं मैं नहीं मानता हूं। एक सबसे पहली इथेनॉल बायो रिफाइनरी भारत में पानीपत में इसका उद्घाटन करने का काम, और ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे,
और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये सैनी जी, जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय हुए थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी, ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में, 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा, वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे। मगर साहब, चुनाव की घोषणा के पहले सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे, और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। जब जनता के बीच में से उठकर एक सामान्य व्यक्ति राज्य के शासन की धुरा संभालता है, तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसका आदर्श उदाहरण हमारे नायब सैनी है। और इसीलिए कोई भी समस्या लेकर जाओ, वो हंसते हैं और हंसकर इसका स्वागत भी करते हैं और समाधान भी करते हैं।